डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अपना ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाला टॉपिक चल रहा है। इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के बताई थी, जिसमें क्वेश्चन इस तरह का था कि डेट ऑफ एक्विजिशन या तो बिगनिंग में हो या एंड में हो या मिड में हो, मिड में कोई भी डेट को हो, तो उस केस में हम बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अब देखिए, ये सिंपल चीज़ें थी, धीरे धीरे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अब इसमें एक नई चीज़ हम ले रहे हैं यहाँ पर पॉइंट, वो यह है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एनी रिजर्व बाय सब्सिडियरी कंपनी। देखिए, यदि किसी सब्सिडियरी कंपनी ने किसी से, जिसकी अपन बात कर रहे हैं उसी से मतलब है कि होल्डिंग कंपनी, जिसकी होल्डिंग कंपनी की हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी ने यदि करंट ईयर के प्रॉफिट से कुछ प्रॉफिट जनरल रिजर्व में या किसी अन्य रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे जो करंट ईयर के प्रॉफिट है वो सही स्थिति नहीं बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो करंट ईयर के प्रॉफिट है, मैं इस दो तीन चीज़ें इसमें लिख देता हूँ आपको कि जो करंट ईयर के प्रॉफिट है, पहला करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट में से जितने प्रॉफिट किसी भी रिजर्व में, जैसे जनरल रिजर्व हो या कोई अन्य रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, तो जितने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए हैं उनको हम वापस करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। ये मैं आपको इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा, अभी मैं वर्बली बता देता हूँ कि अब जो भी चीज़ें, जो करंट ईयर के प्रॉफिट है उसमें से, सपोज करंट ईयर के प्रॉफिट अभी बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपये दिखाए हुए हैं और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि 20,000 रुपये इन्होंने करंट ईयर के प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो हम 20,000 रुपये वापस ऐड कर देंगे इसमें करंट ईयर के प्रॉफिट, ठीक है। और जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए थे उनको जनरल रिजर्व में से हटा देंगे। अब अपने पास ये क्यों कर रहे हैं, एक तो हमें समस्या आएगी नेटवर्थ कैलकुलेट करने की। तो नेटवर्थ जब हम निकालेंगे तो जनरल रिजर्व को जब हम ऐड करेंगे नेटवर्थ निकालते समय, तो जो रिड्यूस्ड जनरल रिजर्व है उसको कंसिडर करेंगे। जैसे सपोज मैंने बताया कि 1,00,000 रुपये के करंट ईयर के प्रॉफिट बैलेंस शीट में शो कर रहा है, किसकी बुक में, सब्सिडियरी बुक में, और ये कहा गया कि 20,000 रुपये हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। जनरल रिजर्व में आज के डेट में 50,000 रुपये का बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, 50,000 में से 20,000 वापस लेस करेंगे और करंट ईयर के प्रॉफिट में जोड़ देंगे, तो करंट ईयर का प्रॉफिट 1,20,000 हो गया। और जो जनरल रिजर्व है, जो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द काउंटिंग ईयर जो अपन कंसिडर करेंगे, वो उसको 30,000 रुपये मानेंगे। तो अपन जब नेटवर्थ निकालेंगे तो नेटवर्थ के लिए हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को 30,000 रुपये ही मानेंगे। यानी ये बात, इंपॉर्टेंट बात हुई क्या, कि जितने प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट में से हमने लेस किए हैं, ट्रांसफ़र किए जनरल रिजर्व में, उतने प्रॉफिट हम करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे और रेस्पेक्टिव जो भी रिजर्व है उसमें से उसको लेस कर देंगे, और जो रिड्यूस्ड रिजर्व है वही नेटवर्थ निकालते समय उसको कंसिडर करेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन होगा, जो करंट ईयर के प्रॉफिट में हमने 20,000 रुपये ऐड कर दिए या इंक्रीज जो प्रॉफिट हो गए, उसका क्या करना है। जो करंट ईयर के प्रॉफिट में हमने 20,000 रुपये ऐड कर दिए, तो अब कितने हो गए करंट ईयर के प्रॉफिट, 1,20,000 रुपये। तो वो 1,20,000 को हम प्री एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टाइम बेसिस या जो भी आपका सेल्स बेसिस, टर्नओवर बेसिस, जो भी बेसिस के हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, मैं पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको उसके नोट्स भेज दूंगा, तो मैं अभी एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ उसको। तो हम क्या करेंगे, हम प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के रूप में उसको बांट देंगे, ठीक है, क्लियर बात।
अब बात आती है प्री एक्विजिशन, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो कहाँ चला जाएंगे, नेटवर्थ की कैलकुलेशन में। कौन से इंक्रीज किए हुए उनका जो बाय फर्क है, जैसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट P&L पे दिखा रखा था, हमने 20,000 रुपये ऐड कर दिए, जैसे कि इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी, तो हमने 1,20,000 के करंट के प्रॉफिट हो गए। अब 1,20,000 को हमने प्री और पोस्ट एक्विजिशन में बांट दिया, जो भी टर्नओवर बेसिस है या टाइम बेसिस है या सेल्स बेसिस है, कोई भी रेशो, जिस भी रेशो में हमने बांटना था क्वेश्चन में गिवन होगा। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो बढ़े हुए प्रॉफिट है उसमें हम नेटवर्थ में ले जाएंगे, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसके हम फिर दो हिस्सों कर देंगे, एक तो शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी और एक शेयर ऑफ माइनॉरिटी। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी कहाँ जाएगा, यानी करंट ईयर के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में include होगा, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो माइनॉरिटीज का शेयर है वो माइनॉरिटीज के शेयर में ऐड हो जाएगा। क्यों, माइनॉरिटीज की दो चीज़ लेते हैं अपन, माइनॉरिटीज का जब कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटीज करते हैं तो क्या दो चीज़ क्या क्या लेते हैं, एक तो हम शेयर इन नेटवर्थ और दूसरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में माइनॉरिटीज का जो शेयर है वो उसमें ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ये अपने यहाँ प्रॉब्लम पूरी अच्छा, ये सारा मैंने डिविडेंड के बारे में बता दिया। देखिए इसमें जो नोट्स भेजूंगा उसमें तो तीन मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया है। एन डब्ल्यू का मतलब हम लेंगे नेटवर्थ और एस सी का मतलब है सब्सिडी कंपनी, ठीक है, शॉर्ट में जब भी कहीं लिखूंगा मैं, और एस सी का मतलब होल्डिंग कंपनी। ये सब किस ईयर से रिलेटेड होगा, जिस ईयर में होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया था, उससे उस ईयर से रिलेटेड, उसी ईयर की नॉर्मली अपन से बैलेंस शीट बनवाते हैं, बाकी तो उस ईयर के प्रॉफिट में सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक नेक्स्ट पॉइंट और बनता है यहाँ पर, गुडविल ऑलरेडी exists in the balance sheet of holding company public subsidy company, ठीक है। यानी यदि बैलेंस शीट में जो आपको होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडी की कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है उसमें यदि गुडविल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, पहले से दिखा रखी है, तो देखिए हम जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो दोनों के गुडविल को ऐड करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये मानते हुए जिस तरह से और असेट्स को हम दोनों को जोड़ करके दिखाते हैं उसी तरह से दिखाएंगे, ये मान के चलते हैं आप। दूसरी बात, यदि इनकी कोई रिवैल्यूड वैल्यू दे रखी है तो नॉर्मली जो सब्सिडी बुक है, सब्सिडी कंपनी की जो जो असेट्स लायबिलिटीज हैं उनकी रिवैल्यूड वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक, उसी से नेटवर्थ की निकालते हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट लायबिलिटी को नेटवर्थ निकालते समय कंसिडर करते हैं। तो यदि मान लीजिए तो गुडविल की रिवैल्यूड वैल्यू दे रखी है किसकी, सब्सिडी कंपनी, ठीक है, तो रिवैल्यूड वैल्यू से जो बुक वैल्यू और रिवैल्यूड वैल्यू में जो डिफरेंस है तो उतना तो हम नेटवर्थ में ऐड कर ही देंगे, और फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिवैल्यूड वैल्यू सब्सिडी कंपनी की और होल्डिंग कंपनी की जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है उन दोनों को ऐड करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्लियर बात। अब एक समस्या और आती है अपने पास, क्या कि जो अपन सेकंड पार्ट में निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व या गुडविल या कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं या कैपिटल, दोनों में से कोई एक चीज़ आती है। उस कब आती है, जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी नेटवर्थ से कंपेयर करते हैं। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द नेटवर्थ को हम कंपेयर करते हैं किससे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। और उस केस में यदि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है शेयर इन द नेटवर्थ की तुलना में, इसका मतलब हमने ज़्यादा पेमेंट किया है तो हम वहाँ गुडविल मानते हैं। इसके अलावा यदि नेटवर्थ की वैल्यू ज़्यादा है, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द नेटवर्थ, देखिए पूरी नेटवर्थ की बात नहीं कर रहा मैं, ये कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, पूरी नेट की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द नेटवर्थ, उसको हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। यदि उसमें
यानी शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द नेट वर्थ यदि ज़्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट है, वो कैपिटलिज्म हो जाएगा। तो अब अपने सामने समस्या ये होगी कि पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है, अब जब हम नेट वर्थ को मतलब शेयर ऑफ द होल्डिंग कंपनी विद द नेट शेयर ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन द नेटवर्क को कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो वहाँ भी अपने पास गुडविल या कैपिटल रिजर्व की सिचुएशन क्रिएट होती है। यदि यहाँ भी गुडविल होती है, यहाँ भी गुडविल आती है, तो दोनों की गुडविल जो बैलेंस शीट में रखी उनको ले लेंगे और इस गुडविल को और ऐड करके बैलेंस शीट में दिखा देंगे। क्लियर बात समझ में? इन केस वो कैपिटल रिजर्व आती है, कैपिटल रिजर्व आता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों गुडविल को ऐड करेंगे और कैपिटल रिजर्व को उसमें से लेस करके जो वैल्यू होगी उसमें बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ये भी क्लियर है? अब आती है सवाल कि कभी कभी क्या होता है कि जो कैपिटल रिजर्व की वैल्यू मान लो ज़्यादा आ जाए, किससे, दोनों की गुडविल से, यानी जो पहले से एडजस्टिंग गुडविल है बैलेंस शीट में उन दोनों का टोटल तो 50,000 है और कैपिटल रिजर्व 60,000 है, तो हम 10,000 ही कैपिटल रिजर्व के रूप में कंसिडर करेंगे बैलेंस शीट में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि क्या ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए, उनमें से एक चीज़ आनी चाहिए, या तो गुडविल आए या कैपिटल रिजर्व, दोनों चीज़ें हैं तो उनमें एक दूसरे में एडजस्ट करके ही आपको बैलेंस शीट में शो करना है। ठीक है, बैलेंस शीट के टोटल तो मिल जाएगा लेकिन दैट विल नॉट बी कंसिडर एज गुडविल, दोनों में से एक चीज़ आनी चाहिए, चाहे तो गुडविल हो और या कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व की वैल्यू इतनी ज़्यादा है जो दोनों की गुडविल से भी ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, तो उन गुडविल को उसमें से राइट ऑफ कर देंगे और बाकी का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में दिखा देंगे। और यदि दोनों को गुडविल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैपिटल रिजर्व, तो डिफरेंस में बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो ये भी अपना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अभी अपन एक और लिखते हैं इसमें, एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। देखिए क्या है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ये क्यों होती है, बेसिकली इन दोनों में किसी न किसी तरह की रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप का मतलब कोई फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहे हम कोई रिश्तेदारी की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम यह बात कर रहे हैं कि दोनों के बिजनेस में रिलेशनशिप नॉर्मली होती है। एक हो सकता है कि भाई रॉ मटेरियल बना रही है, फ्रिज गुड बना रही है, इस तरह की रिलेशनशिप हो रही है, या और किसी भी तरह की बिजनेस रिलेशनशिप नॉर्मली होती है। तो जब बिजनेस रिलेशनशिप है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में, तो उन दोनों के बीच में बाइंग और सेल भी होती होगी डेफिनेटली। जब बाइंग और सेल है तो एक सिचुएशन आती है कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कहेंगे उसको, यानी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी से कुछ परचेजिंग कर रही है या परचेजिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी से कुछ परचेजिंग कर रही है, यानी एक दूसरे से परचेज करते हैं, एक दूसरे से सेल भी है। तो उस केस में आपको जिसको कहेंगे हम एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। तो यदि ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन के रूप में आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे मान लीजिए डेटर और क्रेडिट हो सकती है, यानी यदि होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को माल बेच रही है या सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी को माल बेच रही है, ठीक है, तो उस केस में दोनों के बुक्स में डेटर क्रेडिटर के रूप में इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यानी एक कंपनी के यदि मान लीजिए होल्डिंग कंपनी में डेटर है तो सब्सिडी कंपनी को क्रेडिटर के रूप में, या सब्सिडरी कंपनी के में डेटर के रूप में है तो वो होल्डिंग कंपनी के रूप में क्रेडिटर में। तो यदि डेटर क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन इस तरह से इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के रूप में है तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को कम कर देंगे, यानी डेटर्स को डेटर्स में से कम कर देंगे और क्रेडिटर्स को, यानी इंटर कंपनी जो वैल्यू है, सपोज इसमें डेट यहाँ 1 लाख रुपए दे रखा है, यहाँ मान लीजिए 2 लाख रुपए दे रखा है, ठीक है, और ये कहने की 50,000 की वैल्यू ऐसी है जो एक दूसरी कंपनी से रिलेटेड है, हम 50,000 इसके भी क्रेडिटर कम कर देंगे, 50,000 के भी क्रेडिटर कम कर देंगे। तो ये एलिमिनेशन हो जाएगा, इसीलिए पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। यदि कंपनियों के बीच में एक दूसरे से बाइंग पर सेल चलती है तो हम क्या करेंगे, यदि डेटर क्रेडिटर के रूप में एक दूसरे की बुक्स में है तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, कम कर देंगे। डेटर जिसमें किसी की बुक में डेटर हो किसी की बुक में क्रेडिटर को फर्क नहीं पड़ता, यानी दोनों में से हम जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे दोनों को कम कर देंगे। इसी तरह से लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, एक
सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी से लोन लेती है, लोन एडवांसेस के रूप में लेती है। तो एक कंपनी की बुक्स में तो लायबिलिटी के रूप में लिखा होगा और एक दूसरी कंपनी में एसेट के रूप में लिखा होगा। तो यदि कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के रूप में लोन एंड एडवांस है तो हम दोनों तरफ को कम कर देंगे। और एक लोन एडवांस है यदि एसेट साइड में है तो वहाँ से भी कम कर देंगे, दूसरी कंपनी में लायबिलिटी के साइड में से उनको भी कम करके ही हम दोनों को कंबाइन करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसी तरह से बी आर और बी पी है, बी आर एंड बी पी, यानी एक जब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप है, माल परचेज सेल होता है एक दूसरी कंपनी के बीच में, तो इसका मतलब वहाँ डेटा क्रेडिटर है तो बी आर और बी पी भी होने की संभावना होती है। तो यदि बी आर बी पी भी यदि एक दूसरी कंपनी के बीच में यदि हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको भी एक दूसरे से एलिमिनेट कर रहे हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे मान लीजिए अब जिसकी कंपनी की बुक्स में बी पी है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो लायबिलिटी रहेगी। लेकिन जिसकी बुक में बी आर के रूप में है ना, तो वो कंपनी या होल्डिंग कंपनी हो सकती है, सब्सिडरी कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन उस केस में क्या होगा कि ये बी आर की वैल्यू ये अपने बी आर को बिल्स रिसीवेबल्स को या तो एंट्रोस कर सकती है या फिर उनको बैंक से डिस्काउंट करवा सकती है। तो उस केस में बीपी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बी आर वो वाले बीपी जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के रूप में है, लेकिन बी आर के रूप में वो एडजस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उस कंपनी ने, चाहे कोई भी कंपनी हो सकती है, होल्डिंग कंपनी हो सकती है या सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, उसने उनको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया या उनको क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया। तो उस केस में जिसकी बुक में ऐसे बी आर है तो उसकी बुक में वो कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में कंसिडर होगी। डेफिनेटली इसकी बुक में तक सर्टेन लायबिलिटी है जहाँ बीपी है, लेकिन जिसकी बुक में बी आर है वहाँ वो किसके रूप में होंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो हमको जो एलिमिनेट करना है बी आर और बीपी को, केवल वही एलिमिनेट करने हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज इनके ये कह रहे हैं 20,000 रुपये के डेटा क्रेडिटर है, 20,000 रुपये कंबाइंड है, लेकिन इसने 20,000 में से 5,000 इसने डिस्काउंट करवा दिया या एंडोर्स कर दी, तो इसका मतलब इसकी बुक में 15,000 है, तो 15,000 को ही हम एलिमिनेट करेंगे, 20,000 को नहीं करेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इसकी बुक में जिसकी यहाँ बी आर है वहाँ 5,000 रुपये के जो बी आर हैं वो कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में शो करेंगे। जब हम इनमें से एलिमिनेट कर दिए 15,000, तो 5,000 तो लायबिलिटी के रूप में एडजस्ट कर ही रहे हैं, हमको उसको एलिमिनेट नहीं किया, तो इसकी लायबिलिटी जब हम दोनों को ऐड करेंगे बैलेंस शीट में शो करेंगे, दोनों को बीपी ऐड करेंगे, पूरी 20,000 ही कंसिडर होंगे। 20,000 कंसिडर होंगे तो इसमें उस लायबिलिटी को हमने डेफिनेट लायबिलिटी मान ली। अब ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके और डिटेल लेंगे। यहाँ तक थैंक यू वेरी मच।